हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और यह रीजनिंग की क्लास है। रीजनिंग की क्लास में हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया था। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, यानी जो अंकगणित तर्क शक्ति होता है उससे संबंधित हम लोग प्रश्न जो है देख रहे थे, और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए यह तीसरा वीडियो है जो कि आपके अर्थमेटिकल रीजनिंग पर आधारित है, यानी अंकगणितीय तर्क शक्ति पर आधारित यहाँ पे प्रश्न है। और यहाँ से प्रश्न जो है यूपीएससी यानी आईएएस में 4 से 5 प्रश्न जो है आने की संभावना प्रबल रहती है। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आप न कीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर स्टेट पीसीएस की बात करें, बिहार पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं आप, या उत्तराखंड की दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश का दे रहे हैं, मध्य प्रदेश का दे रहे हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ या राजस्थान पीसीएस का अगर एग्जाम दे रहे हैं, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए आपका अर्थमेटिकल रीजनिंग यानी जो अंकगणित तर्क शक्ति है, यहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, और हाँ, चूंकि अब जो एग्जाम है पोस्टपोन हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पढ़ाई ढीली कर दें। आपको अपनी पढ़ाई अब और तेज कर दी जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर आपको फाइट करने को मिलेगा। इसलिए पूरे मन से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। कम से कम अगर आप यूपीएससी 2024 का एग्जाम अगर दे रहे हैं, तो आपको कम से कम नॉर्मल, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, तो आपको 14 से 15 घंटे डेली आपको पढ़ना है। इसमें से एक भी घंटा आपको स्किप नहीं करना है। पढ़ाई मजबूती से करिए, लगातार बने रहिए। रिजल्ट मित्रा के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले रिजल्ट मित्रा के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, या जो फ्री की क्लासेस जो है आपको कंडक्ट कराया जा रहा है उनको भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और अपने भाई बहनों को इसी तरह से आप जो है शेयर भी करते रहिए। ठीक है, तो शेयर जरूर कर दिया करिए भाई, मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग से। पहला प्रश्न की हम लोग शुरुआत करते हैं, और इस पहले प्रश्न को आप देखिए यहाँ पर। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में कह रहा है कि एक छात्र के जितने उत्तर सही होते हैं उससे दुगने उत्तर गलत हो जाते हैं। अगर उसने 48 प्रश्न का प्रयास किया हो तो उसने कितने सही प्रश्नों को हल किया है। ठीक है, तो एक बार इसका आंसर करिए, फटाफट इसका आंसर करिए आप सभी लोग। ठीक है, एक बार फटाफट इसको जो है सही आंसर करने की कोशिश करिए कि इसका कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पॉज करके आप आंसर करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक छात्र जितने सही उत्तर, हम मान लेते हैं कि वह जो छात्र है वह सही उत्तर करता है। हम मान लेते हैं सही उत्तर वह कितने प्रश्नों को करता है, यक्ष प्रश्न जो है वह सही करता है। तो इसका मतलब जो गलत प्रश्न होगा, जो वह गलत प्रश्न का उत्तर देगा, तो गलत प्रश्न का उत्तर देगा, दुगने उत्तर उसके गलत होते हैं, इसका मतलब 2 यक्ष हो गया। अच्छा, उसने कुल कितने प्रश्नों को सही जो है प्रयास किया, 48 प्रश्न किए। यानी हम इन गलत और सही को अगर इन दोनों को ऐड कर दें, यानी यक्स प्लस 2 यक्स जोड़ दें, तो टोटल कितने प्रश्न होने चाहिए, 48 प्रश्न होने चाहिए। 3 यक्स बराबर 48, तो 3 से काट दो, 3 एकन्नम 3, और ये हो जाएगा 3 एकन्नम 3, 3 छक 18, यानी एक्स बराबर क्या आ गया 16। यानी यक्स हमने क्या सपोज किया था, यक्स हमने सही प्रश्न, और सही प्रश्न ही आपसे पूछा जा रहा है, तो इस तरह से हमारा सही प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, किसी को किसमें कोई डाउट? बहुत ही सरल प्रश्न था। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुना है। भाई निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन से आपको चूज करना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो लड़कों की संख्या, मतलब इसका प्रतिनिधित्व, यानी ये जो प्रश्न दिया है इसके प्रश्न के आधार पर कौन सा नंबर यहाँ पर जो संख्या दी गई है वह कौन सा संख्या सही नहीं हो सकता है। तो चलिए फटाफट इसका जवाब करिए।
बहुत ही आसान प्रश्न है ये, इसको आप बिना पेन कापी उठाए पहला भी प्रश्न कर सकते थे, दूसरा भी प्रश्न बहुत ही बेहद ही आसान है। और इसी तरह से आपको यूपीएससी के एग्जाम में इन प्रश्न को जो है देखने को आपको मिलेगा। और आप, मैं अमित कुमार, रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। तो चलिए भैया प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुना है। तो अगर हम लड़कियों की संख्या मान लें कितना मेरे भाई, लड़कियों की संख्या अगर हम मान लेते हैं x है, कितनी लड़कियां हैं, x लड़कियां हैं, तो लड़कों की जो संख्या होगी वह कितनी हो जाएगी मेरे भाई। कह रहा लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुना ज्यादा, लड़कियों से 3 गुना, तो अगर लड़कियां x है तो लड़के 3 गुना मतलब 3x, ठीक है। अब अगर हम कक्षा में पूछें कि कक्षा में कुल कितने हैं, तो कक्षा में भाई लड़के लड़कियां दोनों रहेंगे। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या अगर हम बात करें तो आप कहोगे कुल छात्रों की जो संख्या होगी वह दोनों को मिलाकर होगी। दोनों को मिलाकर मतलब जितनी लड़कियां होंगी और प्लस जितने लड़के होंगे, तो लड़कियां x हैं और लड़के 3x है, टोटल कुल कितने हैं मेरे भाई, 4x है। इसका मतलब जो भी हमारा आंसर होगा वह 4 का मल्टीपल होगा। 4 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। अब 4 का मल्टीपल का मतलब यह हो गया कि हमको इस नंबर में से वह नंबर वह जो यहाँ पे पूछा गया वह नंबर चूज करना, वह संख्या चूज करना है जो 4 का मल्टीपल ना हो, यानी 4 से ना कटे। तो 4 से क्या ये कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, तो मतलब ये तो होगा भाई, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 4 से यह भी कट जाएगा तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 4 से ये नहीं कटेगा, 4 से यह नहीं कटेगा और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यही जो संख्या है, ये जो 42 संख्या है, यह प्रतिनिधित्व तो नहीं करता इस प्रश्न को। यानी इस प्रश्न को अगर हम 42 संख्या टोटल ले लें तो इस 42 संख्या को अगर हम x और 3x में बांटे तो यह पूरी तरह से बट नहीं पाएगा। जब बट नहीं पाएगा यानी 4 का जो है मल्टीपल नहीं होगा तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। बाकी सभी 4 के मल्टीपल हैं तो ये सभी आंसर हो सकते हैं, लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता। यह संख्या जो है इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यानी इसका कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं करता है। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो यही प्रश्न जो है पूछा गया था। बात समझ में आ गई? तो एक बार फिर से, लड़कियों की संख्या हमने x कर लिया, लड़कों की संख्या 3 गुना है तो 3x हो जाएगा। कक्षा में कुल कितने होंगे, तो भाई लड़कियां लड़के दोनों को मिलाकर होंगे। टोटल कुल की संख्या कितनी होगी, 4x। 4x का मतलब यह है ये कुल संख्या है, ठीक है, ये क्या है, कुल संख्या है। अब जब कुल संख्या होगी 4x तो हमारा जो आंसर होगा वो 4 के गुणक के रूप में होना चाहिए, अर्थात वह संख्या 4 से कट जानी चाहिए। 4 से यह भी कटेगा, यह भी कटेगा, यह भी कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी वाला हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। ए ने मूल प्रति के 2 अतिरिक्त प्राप्तियां प्राप्त करने के लिए 2 कार्बन के साथ 3 पेपर रखे। मूल प्रति के 2 अतिरिक्त प्रतियां, ठीक है। तो एक मूल प्रति होगी और एक जो है अतिरिक्त 2 अतिरिक्त प्राप्तियां जो है प्राप्त करना है, मतलब 2 कार्बन कॉपी आपको निकालनी है। अच्छा, कार्बन निकालने के लिए कार्बन के 2 कार्बन के साथ 3 पेपर रखे, फिर उसने अधिक कार्बन प्रतियां प्राप्त करने का फैसला किया सॉरी गाइस, और कागज को इस तरह से मोड़ा कि पेपर का ऊपरी भाग निचले हिस्से के शीर्ष पर था। फिर उसने टाइप किया, उसे कितने कार्बन प्रतियां मिली, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पेपर हैं, तो ये हम मान लेते हैं 3 यहाँ पर क्या है, पेपर हैं, ठीक है, 3 पेपर हैं। और यहाँ पर लगाया जाता है 2 कार्बन, क्या लगाया जाता है, 2 कार्बन, ठीक है। अब अगर हम इसको फोल्ड कर दें, ठीक है, कह रहा कि अगर इसको मोड़ दें तो मोड़ देंगे तो जो प्रतियां प्राप्त होंगी, मोड़ देंगे, ठीक है, मोड़ करके ये हमने यहाँ इसको इधर इधर कर दिया, यानी ये वाला हिस्सा जो है चला आया आपका इधर। अब हम यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे, यहाँ पे भी कार्बन पे वही लिखेगा, यहाँ पे भी कार्बन पर वही लिखा जाएगा, जो यहाँ लिखेंगे वही। तो कितनी प्रतियां प्राप्त होंगी, केवल 2 ही प्रतियां प्राप्त होंगी। यह भरमाने के लिए इतना कुछ लिखा गया है,
प्रतियां तो केवल मात्र 2 ही प्राप्त होंगी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि कार्बन जो है 2 ही है, ठीक है। कार्बन कितने, कार्बन तो 3 है नहीं, तो कार्बन जो है 2 ही है। तो जो कितने कार्बन जो प्रतियां प्राप्त होंगी, तो कार्बन प्रतियां तो केवल 2 ही प्राप्त होंगी, ठीक है। तो हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा वह डी वाला आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को करने की कोशिश करिए। एक बार पढ़ लेते हैं क्या है प्रश्न में। एक किसान ने अपने वर्ग भूखंड, यानी एक किसान का खेत है जो कि वर्गाकार है, कैसा है, वर्गाकार है, चारों ओर बाड़ बनाए, क्या बनाया, बाड़ बनाया। उन्होंने वर्ग के प्रत्येक तरफ 27 बाड़ डंडों का इस्तेमाल किया, ठीक है। प्रत्येक तरफ मतलब जैसे वर्ग का एक ये भुजा हो गया, तो इधर कुल कितनी बाड़ लगाया, 27 लगाया। कितनी बाड़ लगाया, 27, ठीक है। ये बाड़ जो है कुल कितने लगाया, 27 इधर भी, 27 इधर भी 27 बाड़, इधर भी 27 बाड़ इस तरह से लगाता है, और इधर भी 27 बाड़ जो है इस तरह से लगाता है। यानी चारों तरफ से वह कितने बाड़ लगाता है, कुल जो है 27 बाड़ चारों तरफ से लगाता है, ठीक है। उसे कुल मिलाकर के कितने डंडों की आवश्यकता पड़ेगी। अब जब आवश्यकता पड़ेगी तो मेरे भाई एक चीज ये बताओ, यहाँ पर और यहाँ पर, यानी ये जो कोने हैं इन कोनों पर बाड़ नहीं लगेगा, तो कितने कोने हैं, 4 है, तो 4 बाड़ तो नहीं लगेगा, ठीक है। 4 बाड़ तो नहीं लगेगा कोने पर, ठीक है। तो बाड़ों की जो डंडों का, यानी जो बाड़ बनाना है, तो डंडों की जो कुल संख्या हो जाएगी, डंडों की कुल, ये 27 बाड़ है जो डंडों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। डंडों की जो कुल संख्या होगी, डंडों की कुल संख्या, तो इधर से 27 इधर से 27 है ना, तो चारों तरफ से 27 है, तो 27 इंटू 4 हो जाएगा। इधर से भी 27 डंडे लगे हैं, इधर से भी 27 जो है बाड़ लगाया गया, इधर से भी 27 बाड़ लगाया गया, इधर से भी 27, तो 27 चौका कितना हो जाएगा, 100, 7 चौकट 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 108। लेकिन यहाँ पर कोने में 4 बाड़ नहीं लगेंगे, तो हम 4 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा जो संख्या हो जाएगा टोटल वह हो जाएगा 104। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि किनारों पर मतलब कोनों पर यहाँ पर एक भी बाड़ नहीं लगाए जाएंगे। क्लियर है, समझ गए बात, ठीक है। तो कुल जो है डंडों की संख्या टोटल कुल कितने हो जाएंगे, 104 डंडों की आवश्यकता पड़ेगी। चले अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को मैंने पहले भी कराया है लेकिन थोड़ा सा बस डिफरेंट है। चलिए पढ़िए प्रश्न और इस प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं। एक बंदर प्रत्येक घंटे की शुरुआत में 30 फुट चढ़ता है और थोड़ी देर तक आराम करता है। आराम करने के दौरान वह अगले घंटे की शुरुआत में चढ़ने के पहले ही 20 फुट पीछे फिसल जाता है। अगर वह 8 बजे सुबह, ठीक है, 8 AM का मतलब 8 बजे सुबह बजे अपनी चढ़ाई शुरू करता है, तो किस समय वह पहली बार ध्वज को छुएगा, यानी कितने बजे वह ध्वज को छू पाएगा। अगर जमीन से ध्वज की ऊंचाई जो है 120 फुट है, कितनी फुट है, 120 फुट है। तो एक हम भैया ध्वज बना लेते हैं, ये हो गया हमारा ध्वज, ठीक है। अब ये बंदर जो है इस पर चढ़ाई करता है, तो एक बंदर जो है चढ़ाई करता है इस पर, ठीक है। अब ये बंदर जो है इस पर चढ़ाई करता है और इसकी ऊंचाई कुल कितनी है, तो इसकी ऊंचाई भैया 120 फुट है। यानी यहाँ से यहाँ तक जमीन से ये कितनी फीट की ऊंचाई पर है, 120 फीट की ऊंचाई पर यह ध्वज है लगा हुआ। बंदर जो है चढ़ना शुरू करता है ऊपर की ओर, यानी 1 घंटे में बंदर, अगर हम कहें 1 घंटे में बंदर चढ़ाई करेगा, 1 घंटे में अगर हम बंदर की बात करें कि वह कितना ऊपर चढ़ेगा, तो 1 घंटे में पहले तो वह कितना फुट चढ़ता है, 30 फुट चढ़ता है।
लेकिन थोड़ी देर आराम करता है और अगले घंटे की शुरुआत में यानी चढ़ने से पहले यानी पहले घंटे के दौरान ही, अगले घंटे में नहीं कह रहा है, चढ़ने यानी जब ये चढ़ाई करता है तो 30 फुट यानी एक छलांग लगाता है, 30 फुट थोड़ी देर आराम करता है, वही एक घंटे के दौरान। अब उसी में वो क्या करता है, जब अगला घंटा चढ़ने वाला होता है तो वो ऐसे ही 20 फीट नीचे चढ़ जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक घंटे में बंदर जो चढ़ेगा वह 30 माइनस 20 फीट चढ़ेगा, यानी केवल 10 फीट ही चढ़ाई करेगा। यानी एक घंटे में बंदर केवल 10 फीट की ऊंचाई ही चढ़ पाएगा, ये एक घंटे के दौरान। बात समझ में आ रही, ध्यान में समझ में आ रहा है कि प्रत्येक घंटे में 30 फुट चढ़ता है और थोड़ी देर आराम करता है, लेकिन अगले घंटे की शुरुआत करने से पहले 20 फीट यानी पहले घंटे में जब वो चढ़ रहा था तभी जो है वह फिसल करके 20 फीट फिसल जाता है, 10 फीट बचता है। यानी वो प्रत्येक घंटे में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक एक घंटे में वो कितनी फीट की चढ़ता है, 10 फीट चढ़ता है। अच्छा ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 9 घंटे में कितना चढ़ेगा, 9 घंटे में कितना चढ़ेगा, तो 9 घंटे में आप कहोगे एक घंटे में 10 फीट चढ़ रहा है तो 9 घंटे में इसका मतलब 90 फीट की ऊंचाई चढ़ेगा। कितनी फीट की ऊंचाई चढ़ेगा, 90 फीट। भैया एक घंटे में 10 फीट तो 9 घंटे में कितना भी जो है 90 फीट चढ़ेगा। अच्छा कितना है टोटल, 120 फीट है। कितना हम चढ़ चुके, 90 फीट हम यहाँ पर चढ़ाई कर चुके। तो 90 फीट चढ़ चुका, अब केवल 30 फीट बाकी है और एक छलांग लगाता है, मतलब वह एक घंटे में कितना फुट चढ़ता है, 30 फुट। अगले एक घंटे में वह 30 फीट की ऊंचाई पर चढ़ जाएगा। जब चढ़ जाएगा तब थोड़ी फिसलेगा। अगले एक घंटे में बंदर कितना चढ़ेगा, 30 फीट और चढ़ जाएगा। अब 30 फीट वो चढ़ ही जाएगा, जब टॉप पर पहुंच जाएगा तब फिसलेगा थोड़ी, तब नहीं फिसलेगा। तो 9 और 3 कितना हो गया, 120 फीट। यानी 9 घंटे इधर लगे, 1 घंटा इधर लग गया, टोटल कुल कितने लग गए, 10 घंटे लग गए उसको ध्वज तक पहुंचने में। कितने लग गए, 10 घंटे। कितने बजे चला था, 8 बजे चला था। ठीक है, तो 10 घंटे बाद कितना बच जाएगा, तो 10 घंटे बाद मेरे भाई 9 3 6 यानी बच जाएगा कितना, 10 घंटे में 6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। यानी वह 6 बजे जो है ध्वज पर पहुंच जाएगा, यानी शाम को। यानी वह सुबह चढ़ता है 8 बजे और शाम को पहुंचता है 6 बजे। क्लियर है, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई? तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। इन प्रश्न, इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक शहर में 40% वयस्क निरक्षर है। अब 40% अगर कोई शहर है वयस्क मतलब जो बच्चे ना हो, वयस्क मतलब 18 साल से ऊपर वाले आप कह सकते हो। तो अगर 40% वयस्क क्या है, निरक्षर है। क्या है, निरक्षर है। तो इसका मतलब ये है भैया कि अगर हम 100 में से 40 अगर घटा दें यानी 60%, तो 60% क्या है, इसका मतलब 60% साक्षर है। उसमें से 60% क्या है, साक्षर। ठीक है, जबकि 85% बच्चे साक्षर हैं। 85%, अब यहाँ पे बच्चों की बात करें, 85% बच्चे क्या है, साक्षर है। ठीक है, यदि वयस्कों और बच्चों का अनुपात, यानी वयस्क और बच्चों का, जो बच्चे हैं उनका अनुपात 2:3 में है, 2:3 के रूप में है। 2:3 का मतलब ये मान लीजिए 2x, तो इसको मान लीजिए 3x। जब भी अनुपात में रहे आप इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आबादी का, या नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आबादी का साक्षर प्रतिशत क्या है, साक्षर प्रतिशत क्या है। तो साक्षर प्रतिशत पूछ रहा है, ये कुल वयस्क हैं, ये कुल वयस्क हैं और ये कुल बच्चे हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं यह कुल वयस्क हैं, यह कुल क्या है, बच्चे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, साक्षरों की टोटल जो है प्रतिशत निकालना है, कुल साक्षर। तो वयस्क में से कितने प्रतिशत साक्षर हैं, 60% है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 2 × 60/100, 2 × 60/100 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 ×
ठीक है, आप चाहे 3x लिखिए चाहे 3 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जैसे करें आंसर आएगा आपका। अब 85%, तो ये 60% वयस्क वाले साक्षर हो गए और बच्चों वाले में साक्षर जो है 85% है, मतलब 85/100 हो जाएगा। क्लियर है? इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो 0 से 0 कट गया, 2 पंचे हो गया 10, 5 हो गया 6/5। अच्छा इधर हो गया भाई आपका 5 से इसको काट दो, तो 5 1 का 5, 5 7 35 और 5 ये हो गया 20। अब कटेगा नहीं, तो यहाँ हो गया आपका 6/5 प्लस ये हो जाएगा 17 3 51/20। एलसीएम दोनों का 20 ही होगा, 5 चौक 20, 4 छंग 24 और प्लस 51। ठीक है, इनको आप टोटल कर लो, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, 5 2 5 और 2 7, 75/, ये हो गया 20। ठीक है ना, तो 5 से काट दो, 5 चौक 20, 5 1 का 5 और 5 बचे 25, यानी कुल मिला के कितना आ गया 15/4। ये 15/4 भाग क्या है? साक्षर। क्या है? साक्षर। लेकिन भाग नहीं पूछा है, प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है? कितने प्रतिशत जो है साक्षर है। ठीक है तो कुल कितने हैं? 2 वयस्क हैं, 3 बच्चे हैं, टोटल कितने हैं? तो आप कहोगे टोटल तो 5 भाग हैं। टोटल कुल कितने हैं? 5 भाग हैं। तो 15/4 बटे टोटल मतलब 5 भाग, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, तो 5 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 4 ये नीचे आ जाएगा, 4 से इसको काट दो तो ये हो जाएगा 25, 25 तिया 75%, यानी 75 उस 75% साक्षर है। 75% साक्षर का मतलब समझते हैं? वयस्क और बच्चों को मिला करके 75% क्या है? साक्षर। फिर से एक बार समझा दे रहा हूं, अच्छे से समझ लीजिए इसको। 40% वयस्क निरक्षर थे, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वयस्क में से 60% क्या है? साक्षर है। तो 60% साक्षर। वयस्क का अनुपात 2 है, यानी 2 भाग वयस्क हैं, 3 भाग बच्चे हैं। तो 2 भाग में से साक्षर कितने हैं? 60%, तो 2 भाग में से 60% निकाल लिया, और 3 बच्चों यानी 3 भाग में से 85% साक्षर है, तो 3 भाग का हमने 85% निकाल लिया। यह टोटल निकाल लिया, तो टोटल जो आ गया यह आ गया आपका 15/4। ठीक है, ये पूरा साक्षर है, लेकिन भाग नहीं पूछा है, प्रतिशत पूछा है। तो 15, हम जब भी प्रतिशत निकालना होता तो क्या करते हैं? जितने साक्षर है उसको ऊपर रखिए बटे टोटल। टोटल मतलब कुल संख्या, कुल संख्या मतलब कुल भाग। कुल भाग कितने हैं? 2 भाग इधर, 3 भाग इधर, टोटल 5 भाग। तो कुल साक्षर बटे कुल भाग और इंटू प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, हल कर लेंगे, 75% आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी मजेदार है। कह रहा है B के 3 60 की तुलना में A 5 60 चलाता है। यानी अगर हम A और B की तुलना करें तो जब B 3 60 लगाता है तो B कितना लगाता है? 5 60 लगाता है। ठीक है, ये शॉट लगाता है। कहां पे शॉट लगाता है? पक्षियों पर। ये पक्षियों पर 60 लगाते हैं। ठीक है, जब B जो है 3 शॉट जो है क्लिक करता है तो उतने में A कितना कर लेता है? 3 शॉट लगा लेता है। ठीक है, अच्छा तो यानी टोटल अगर हम बात करें तो इनका टोटल कुल कितना हो जाएगा? 8। टोटल कितना हो जाएगा? 8। 8 मतलब ये हो गया कि 5 किसका है? 5 भाग जो है, 5 भाग कह लिए, या 5 60 जो है A का है, 3 60 B का है, टोटल 60 कितने हो गए? 8 60। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, लेकिन A 3 60 में केवल एक बार जो है मारता है। 3 60 में केवल क्या करता है? एक बार मारता है, मतलब एक बार जो है पक्षी को मार पाता है। कितने में? 3 60 में। ठीक है, A जो है 3 शॉट में एक बार मारता है, यानी एक बार जो है पक्षी को मार गिराता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वह है कितनी? 1/3। ठीक है, यानी 3 में से एक बार वह शॉट को मार पाता है। ठीक है, अच्छा बी वाला कह रहा है कि वह 2 शॉट में से, बी वाला जो है 2 शॉट में से एक बार मारता है, यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 2 शॉट में से एक बार वह मार पाता है, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है,
जब तक बी 27 बार चूकता है, बी क्या करता है 27 बार चूक जाता है, ठीक है, चूक जाता है। तो अब ये बताइए कि अगर वह 2 बार मारता है और 1 बार मार पाता है, तो इसका मतलब यह है कि वह न मारने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वह क्या होगी, तो 1 - 1/2 यानी 1/2। भैया 2 में से 1 बार मारता है तो 1 बार नहीं मारता, सीधी सी बात है। तो 1/2 जो हो गया, यानी 2 भाग में से 1 बार वह नहीं मार पाता, और यह क्या है 2 भाग में से 1 बार मार पाता है, ठीक है। अच्छा, बी वाले का वह कितना शॉट मारता है, 3 शॉट मारता है। कितना शॉट मारता है, 3 शॉट मारता है। अच्छा, कुल कितने जो है शॉट है ये नहीं पता है हमको, हम मान लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कुल शॉट, यानी ए और बी के दोनों को मिला करके टोटल जो शॉट चलाए जाते हैं ए और बी द्वारा, कुल हम मान लेते हैं कुल कितने शॉट मारे जाते हैं, यक्स शॉट मारे जाते हैं, ठीक है। यक्स शॉट में से 3 भाग किसका है भैया, तो 3 भाग है इसका, यानी हो जाएगा 3 यक्स बटे टोटल यानी 8। लेकिन उसमें से कितनी बार नहीं मार पाता है, तो 1/2 बार नहीं मार पाता है, और यह जो संख्या है वह कितने के बराबर है, 27 के बराबर है। तो 3 × 9 3, 3 × 9 27, तो यक्स बराबर हो जाएगा ये 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 × 9, 16 9 कितना हो जाएगा 144, कितना हो जाएगा 144। बात समझ में आ रही है। तो यक्स का मान, यक्स मतलब टोटल शॉट, कुल कितने टोटल शॉट लगे, 144 टोटल शॉट लगे, ठीक है। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है तब तक ए ने मारा होगा, तब तक ए ने मारा होगा मतलब वह कितनी बार पक्षियों को मार चुका होगा, वह कितनी बार पक्षियों को मार चुका होगा। तो वह 3 में से 1 बार पक्षी को मारता है, 3 में से कितनी बार पक्षी को मारता है, 1 बार मारता है। तो पहले तो ए को पता कर लो कुल कितने शॉट लगाए हैं, तो वह कुल कितने शॉट लगाता है 5। जब तक ए 3 लगाता है तब तक वह 5 लगाता है, यानी 5 यक्स बटे 8 इंटू कितना शॉट लगाता है, तो 1/3। यह इसकी संख्या होगी शॉट लगाने की संख्या। 5 एक्स का मान ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया 144 बटे 8 और इंटू 1/3, 3 से इसको काट लो, तो 8 × 1 = 8, 6 बचेगा, 8 × 8 = 64, ये कट गया, 3 से इसको काट लो, 3 × 6 = 18, 5 × 6 = 30, यानी वो 30 बार पक्षी को मार गिराएगा, 30 बार पक्षी को मार गिराएगा। फिर से अच्छी तरह से समझ लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो भाई, जब तक बी 3 मारता है ए 5 बार मार लेता है, ठीक है, मारता है, यह केवल 60 मारता है, ठीक है। कितनी बार पक्षी को लगता है ये बात नहीं हुई है। अच्छा, ठीक, टोटल यानी 8 बार होता है, यानी एक समय पर ये 3 बार और ये 5 बार, ठीक है। अच्छा, लेकिन ए 3 शॉट में 1 बार पक्षी को मार गिराता है, यानी 3 शॉट में से 1 बार, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वह होगी 1/3 होगी, यानी इसकी एक तरह से प्रायिकता कि वह कितनी बार मार सकता है, तो 3 बार मारेगा तो 1 बार पक्षी को लग जाएगा, क्लियर है। अच्छा, यह 2 बार मारेगा तो 1 बार पक्षी लगेगा, लेकिन यहाँ पर ये 27 बार चूकता है, चूकने का मतलब पक्षी को नहीं लगता है। तो भैया 2 बार मारता है तो 1 बार लगता है, तो कितनी बार नहीं लगता है, तो 1 बार नहीं लगता है। तो 1 बार नहीं लगता है तो न मारने की यानी न लगने की, यानी पक्षी को शॉट न लगने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 1/2 यानी 1/2 होगा। बात इतनी समझ में आ गई। अच्छा, अब आ जाओ, हम मान लेते हैं टोटल शॉट की संख्या कुल कितनी है, यक्स है। कुल शॉट कितने लगाएगा ये पता नहीं है, हम मान लेते हैं यक्स शॉट लगाएगा। अच्छा, अब अगर यक्स शॉट लगाया जाता है तो उसमें से बी का हिस्सा कितना होगा, तो भैया बी का हिस्सा तो 3 होगा, कितने में से, 8 में से। तो कुल शॉट की संख्या यक्स है, जिसमें से 3 भाग किसका है, 8 में से 3 भाग किसका है, बी का है। तो यक्स का 3/8 मतलब 3 यक्स बटे 8। अच्छा, ये टोटल शॉट हो गया, ये क्या हो गया, बी का टोटल शॉट हो गया। लेकिन इस टोटल शॉट में कुछ पक्षी को लगा भी होगा, कुछ पक्षी को नहीं भी लगा होगा। तो नहीं लगने वाला कितना है, 1/2, तो 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये न लगने का यानी उस पक्षी को शॉट न लगने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, और वह कितनी बार है, 27 बार है, बराबर 27 कर दो, आपको टोटल शॉट पता चल जाएगा ए और बी ने कुल कितने शॉट मारे। तो ए और बी ने कुल मिलाकर 144 शॉट मारे। तो आप पता कर लो भैया ए कितने शॉट मारेगा, तो ए का जो शॉट है यानी 8 भाग में से 5 भाग 8 भाग में से 5 भाग किसका है, ए का है। तो
तो यक्स में से कितना होगा, तो यक्स आप कहोगे भैया यक्स इंटू 5/8। कितनी बार वह मारता है, तो 3 में से एक बार मारता है, 1/3 कर लो, यक्स का मान रख दो, आ जाएगा आपका आसानी से आंसर। तो यह प्रश्न बहुत ही मजेदार था और यह प्रश्न जो है आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छे लेवल का यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 3 रेडीमेड शर्ट में से प्रत्येक 2 में आस्तीन में परिवर्तन की आवश्यकता, मतलब आस्तीन खराब है, ठीक है, मान लो 3 यहाँ पे कह रहा है 3 रेडीमेड शर्ट में से 2 की आस्तीन क्या है, खराब है, मतलब उसको बदलने की आवश्यकता है, उसमें रिपेयरिंग की जरूरत है, रिपेयरिंग नहीं मतलब सिलाई की जरूरत है, रिपेयरिंग अलग चीज हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 में से 2 की आस्तीन खराब है, मतलब हम कह सकते हैं कि 3 रेडीमेड शर्ट में से 2 को जो है बदलने की आवश्यकता है, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है 4 में से 3 तैयार शर्ट में कॉलर में कुछ जो है गड़बड़ी है, कॉलर को ठीक करना है, ठीक है। 4 में से 3 यानी 4 शर्ट में से 3 शर्ट के कॉलर जो है खराब है, ठीक है। ये आस्तीन वाला हो गया, ये आस्तीन हो गया, ये कॉलर वाला हो गया, कॉलर हो गया। फिर कह रहा है और 5 में से 4 को बॉडी में परिवर्तन, बॉडी का मतलब जो बॉडी वाला शेप होता है कपड़े का, तो उसमें कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है जिसको चेंज करने, किसमें से 5 में से 4, यानी टोटल हो गया 4/5। अच्छा, अब अगर हम पूछें कि कुल कितनी बार परिवर्तन किया गया, तो आप कुल कितनी बार परिवर्तन किया गया, तो आप इनका टोटल निकाल लो। तो ये इसका एलसीएम जो हो जाएगा, या हो जाएगा 5 चौक 20 तिहाई 60, 20 दूनी 40, हाँ ये हो जाएगा ठीक है, 4 से काटेंगे तो ये 15, 15 तिया 45 और प्लस ये हो जाएगा 12, 12 चौक 48। जोड़ लेते हैं टोटल इनका, तो 8 5 13, 4 4 12 और 13/60। ये इतना जो है चेंज करने की जरूरत है, इतना जो है आपको परिवर्तन करने की जरूरत है। अच्छा, 60 शर्ट लिए तो उसमें कुल कितनी जो है परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है, कितनी बार परिवर्तन करना पड़ेगा। तो 133 का आप 133/60 कितने शर्ट लिए, 60 शर्ट लिए, तो 60 शर्ट का निकाल लो। ये एक शर्ट के जो है मतलब कि ये जो है 3 शर्ट लेते हैं तो आस्तीन 2 में खराब है, 4 शर्ट लेते हैं तो 3 में कॉलर खराब है, 5 अगर शर्ट लेते हैं तो 5 में जो है उसकी बॉडी का शेप जो है खराब है, उसको चेंज करने की जरूरत है। तो 60 ये 60 कट गया, तो कुल कितनी बार चेंज करना पड़ेगा आपको, 133 बार चेंज करना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यह भी प्रश्न बड़ा मजेदार है, इस प्रश्न को भी आप ध्यान में रखिए। इस तरह के प्रश्न अगर आएंगे तो आपको इसी तरह से करने हैं, ठीक है, इसी तरह से आपको करने हैं। और जो यूपीएससी का एग्जाम है, आप लोग सभी लोग जानते हैं 16 जून को यूपीएससी का आईएएस का पेपर होने वाला है, ठीक है। तो उसमें जो भी लोग लगे हैं वो तैयारी लगातार करते रहिए, ठीक है, अच्छे प्रश्नों को आप देखते रहिए। जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो ही आप जो है सफल हो पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक डिनर पार्टी में हर 2 मेहमानों ने उनके बीच चावल का एक बाउल इस्तेमाल किया, ठीक है। हर 2 मेहमान में एक जो है चावल का बाउल यानी चावल का कटोरा रखा जाता है हर 2 मेहमान के बीच में। हर 3 मेहमान ने उनके बीच दाल का एक बाउल रखा, ठीक है, हर 3 मेहमानों के बीच में, और हर 4 मेहमानों के बीच में मांस का जो है एक बाउल रखा जाता है। कुल मिलाकर 65 व्यंजन थे। पार्टी में कुल कितने मेहमान मौजूद थे, तो हम मान लेते हैं भैया पार्टी में कुल मेहमानों की जो संख्या थी, टोटल हम संख्या मान लेते हैं यक्स। अब अगर यक्स मेहमान होंगे तो आप एक चीज ये बताओ, जो चावल का कटोरा रखा जाता है, चावल के कटोरे की संख्या अगर हम पूछें कि चावल के कटोरों की संख्या बताइए, तो आप सीधा सा कहोगे भैया हर 2 आदमी के बीच में, हर 2 मेहमान के बीच में एक चावल का कटोरा है। तो अगर यक्स आदमी है तो इसका मतलब यक्स/2 अगर आप कर दो, 2 से अगर आप भाग दे दो, ठीक है, हर 2 आदमी के बीच में, तो
भैया मान लो अगर जैसे 30 आदमी हैं तो चावल के कटोरे कितने होंगे? 15, क्योंकि हर 2 आदमी के बीच में एक कटोरा रखा जाएगा, तो x/2 हो जाएगा। ये तो आप समझ ही रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी आपको। अच्छा, जो दाल का कटोरा है, दाल के कटोरों की संख्या अगर पूछी जाए कि उनकी संख्या कितनी होगी हर 3 आदमी के बीच में, तो x आदमी है तो x/3 कर लो। अच्छा, जो मांस रखा जाता है, जो मांस का कटोरा है, ठीक है, हर 4 आदमी के बीच में, हर 4 आदमी के बीच में एक मांस का कटोरा रखा जाता है, यानी x/4 हो जाए। अगर इन सभी को हम बाउल्स को जोड़ दें, चावल के कटोरों की संख्या और यहाँ पे दाल के और मांस के, ठीक है, इनको सबको अगर हम जोड़ दें, यानी चावल प्लस दाल और प्लस मांस के कटोरों की टोटल जो संख्या हो जाएगी वह हो जाएगी x/2 प्लस x/3 और प्लस x/4। और कुल मिलाकर कुल कितने व्यंजन थे? 65 व्यंजन थे, और 65 व्यंजन होंगे तो इसका मतलब 65 कटोरे होंगे, ठीक है। कुल कितने कटोरे होंगे? 65 कटोरे होंगे, तो इसका मतलब यह टोटल, क्योंकि ये कटोरों की संख्या ही तो है, चावल के कटोरों, दाल के कटोरे और मांस के कटोरे, टोटल 65 व्यंजन। टोटल 65 व्यंजन का मतलब हो गया कि 65 कटोरे रखे हैं। इनका एलसीएम निकाल ले और इसके बराबर आप कर देंगे। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 12, ये हो गया 6x प्लस 4x प्लस 3x। अब ये आ जाएगा 6 4 10 और 3 13x बटे टोटल 12 बराबर कितना है? 65। तो 13 का नाम 13, 13 पचे 65, तो x बराबर आ जाएगा 12 का 5 में गुणा, तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 60। x क्या है? पार्टी में कुल मेहमानों की संख्या, तो पार्टी में कुल मेहमानों की संख्या हमने x माना था, और यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा वह कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 60, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? ठीक है, तो ये हमारा आंसर 60 हो जाएगा। चलिए अगला, यह प्रश्न मैंने आपको जो है कराया हुआ है, और लेकिन बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने आपको एक बार पहले भी प्रश्न इस तरह के करवाए हैं। मैथ में मैंने आपको बताया था कि 12 बंदर हैं, ठीक है, 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खाते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएंगे? इसी तरह से यह भी प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न मैंने आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। आपका सभी लोग फटाफट इसका आंसर करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका आंसर करने की कोशिश करिए कि इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग फटाफट इसका आंसर करने की ट्राई करें, कोशिश करें। चलिए, 100 बिल्लियां, तो 100 बिल्लियां, ठीक है, 100 बिल्लियां हैं, 100 बिल्लियां 100 दिन में, कितने दिन में? 100 दिन में 100 चूहों को खाती हैं, 100 चूहों को खाती हैं, तो इस मतलब चूहों को मारना मतलब ये काम है, तो बटे में इसको आप लिखोगे 100 चूहे, ये काम है, 100 चूहों को मार करके वो खाती है, बराबर आप कर दोगे 4 बिल्लियां। मैंने इस तरह से आपको प्रश्न ऑलरेडी कराए हुए हैं। 4 बिल्लियां कितने दिन में नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 4 चूहों को मार देंगे, 4 चूहों को मार देंगे, 4 चूहों को, ठीक है। आओ भाई, अब इसको सॉल्व कर लो। तो देखो, 100 से 100 कट गया, 4 से 4 कट गया, जो क्वेश्चन मार्क आया, क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ गया? 100 दिन आ गया। कितना आ गया? 100 दिन हो गया। हमारा जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 100 दिन हो जाएगा। 100 दिन का मतलब हमारा राइट जो आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा? डी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कह रहा है, डेविड एक इमारत के 11वें मंजिल पर लिफ्ट पर जाता है, ठीक है, 11वें मंजिल पर लिफ्ट पर जाता है और 97 मंजिल प्रति मिनट की गति से ऊपर की ओर सवारी करता है, ठीक है, ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो लिफ्ट में बैठा है भैया नीचे से, यानी लिफ्ट जो है 11वें मंजिल पर है। कहाँ पे? 11वें मंजिल पर।
11वें मंजिल से वह शुरू करता है और लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाता है। ये कौन जाता है यहाँ पे? तो यहाँ पे डेविड जाता है। इसमें जो है कौन बैठे हैं भैया? डेविड। डेविड जो है लिफ्ट से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। उसी समय एल्बर्ट इमारत के 91वें मंजिल से, इमारत के किस मंजिल से? 91वें मंजिल से, यानी 91वें मंजिल, तो 91वें मंजिल भाई ऊपर होगा, इसका मतलब डेविड नीचे की ओर आ रहे होंगे। अच्छा, डेविड नहीं, एल्बर्ट। तो ये भैया है एल्बर्ट। तो एल्बर्ट जो है नीचे की ओर आ रहे हैं लिफ्ट से, ठीक है, नीचे की ओर आ रहे हैं लिफ्ट से। अब कह रहे हैं लेकिन ये कितनी गति से आ रहा है? 63 मंजिल प्रति मिनट की गति से नीचे की ओर सवारी करता है। यदि वे इस गति से सवारी करना जारी रखते हैं तो फिर किस मंजिल पर उनके पथ मिलेंगे? ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो एक समय ऐसा होगा कि ये दोनों जो लिफ्ट हैं आमने सामने होंगे। दोनों लिफ्ट क्या होंगे? आमने सामने होंगे। तो ये जब दोनों लिफ्ट आमने सामने होंगे तो वह जो है वे इस गति से सवारी करना जारी रखते हैं, फिर किस मंजिल पर? अच्छा, मंजिल पूछा, टाइम नहीं पूछा है, ठीक है। तो टाइम पूछा जाता तो टाइम भी हम लोग निकाल सकते थे, फिलहाल यहाँ पर टाइम नहीं पूछा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये 11वें मंजिल से चलना शुरू, तो ग्राउंड फ्लोर से नहीं शुरू करता है, 11वें मंजिल से शुरू करता है। तो 11वें मंजिल से शुरू करता है, ऊपर की ओर अगर जाएगा तो मतलब भाई मंजिल क्या होता जाएगा? ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है, बढ़ता जाएगा। अच्छा, जब ये दोनों एक समय कहीं पे मिलेंगे तो हम मान लेते हैं कि वह कितनी देर में मिलते हैं? x मिनट बाद मिलते हैं। कितने मिनट ये है? प्रति मिनट है, ठीक है। तो x मिनट बाद दोनों एक मिलते हैं। अच्छा, x मिनट बाद अगर मिलेंगे तो x मिनट ये भी चलेगा, x मिनट ये भी चलेगा, तभी तो दोनों एक साथ मिलेंगे, समझ रहे? तो समय दोनों में क्या है? आपस में बराबर है। समय क्या है? दोनों में बराबर है। समय क्या है? दोनों में बराबर है। तो समय दोनों का बराबर है। तो यहां पर थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप समझ पाओ। तो डेविड द्वारा लिया गया समय किसके बराबर हो जाएगा? एल्बर्ट के द्वारा हो जाएगा। एल्बर्ट द्वारा लिया गया समय के बराबर होगा। क्यों समय बराबर होगा? क्योंकि दोनों आपस में मिलेंगे और उसी समय दोनों चलना शुरू करते हैं, तो एक ऊपर जाता है, एक नीचे आता है। एक समय ऐसा आएगा कि दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगे और दोनों का समय क्या होगा? सेम होगा। समय बराबर आप जानते हो भैया, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। इतना तो आप सभी लोग जानते ही होगा, है ना, इतना तो बताने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ तो दूरी और चाल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा वही, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा? डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है मंजिल की। अच्छा, मंजिल की बात की जा रही है, तो डेविड जो है 11 मंजिल से ही चलना शुरू करता है, ग्राउंड फ्लोर से चलता नहीं है। तो 11 प्लस, अब वह अगर यक्स समय लगता है उसको, ये ठीक है, यक्स समय लगता है, यक्स सॉरी समय मतलब मिनट, यक्स मिनट लगता है किधर? ऊपर के चढ़ने में। तो यक्स मिनट में वह कितना चढ़ जाएगा? तो यहाँ पर कितना है टोटल? 57 मंजिल प्रति मिनट। तो यक्स मिनट में कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे भैया 57 यक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? प्रति मिनट, एक मिनट में 57 मंजिल, एक मिनट में 57 मंजिल, तो यक्स मिनट में कितना? तो आप कहोगे 57 यक्स मंजिल, ठीक है। और ये दो किसके बराबर होगा? यह बराबर होगा एल्बर्ट के। तो एल्बर्ट जो है 91वें मंजिल पे है अब, लेकिन वो 91 से ऊपर थोड़ी जाएगा, अब वो नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि मंजिल की संख्या क्या होगी? घटेगी। मंजिल की संख्या बढ़ेगी थोड़ी, तो मंजिल की संख्या घटेगी। लेकिन किस तरह से घटेगी? 63 मंजिल प्रति मिनट, यानी एक मिनट में 63 मंजिल नीचे आ जाएगा। तो यक्स मिनट में कितना आ जाएगा? तो हम कहेंगे भैया 63 यक्स आ जाएगा। एक मिनट में 63 मंजिल नीचे, तो यक्स मिनट में कितना? तो 63 यक्स हो जाएगा। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इसको कर लो इधर, तो ये हो जाएगा आपका 57 प्लस 63 यक्स, 57 यक्स प्लस 63 यक्स बराबर 51 प्लस नहीं, यहाँ पे ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 11। ये हो गया 7 3 10, 6 और 5 11, 120 यक्स बराबर हो गया 50।
ठीक है, सॉरी 50 नहीं 40, कितना हो गया 40, 51 में से 11 घट गया 40। ठीक है, यक्स बराबर हो गया 40 बटे, ये हो गया 40 1 का 40, 40 यहाँ 120, यानी कितना समय लगा, या 1/3 मिनट का समय लगा। कितना लगा, तो यक्स हमारा जो आ गया 1/3 मिनट। 1/3 मिनट बाद दोनों एक दूसरे के आमने, यानी दोनों का लिफ्ट एक दूसरे के क्या होगा, आमने सामने होगा। क्लियर होगा। लेकिन समय नहीं पूछा था, समय नहीं पूछा था, मंजिल की संख्या पूछा था। ठीक है, यदि वे इस गति से सवारी करना शुरू करें तो फिर किस मंजिल पर उनके पथ मिलेंगे, वह कौन सा मंजिल होगा दोनों का, कि दोनों ही एक दूसरे के सामने होंगे। ठीक है, तो मंजिल की संख्या पूछ रहा है तो बस चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो। ठीक है, यक्स का मान किसी एक में रखोगे दोनों का मान सेम आएगा। तो यक्स का मान हम इस वाले में रख दे रहे हैं, चाहे जिसमें आप रखो। तो ये हो जाएगा 11 + 57 इंटू यक्स का मान 1/3, 3 से भाग दोगे तो ये तो हो जाएगा 3 1 का 3, 3 9 27, 19 और 11 कितना हो जाएगा 30वें मंजिल पर, यानी 30वें मंजिल पर वे दोनों एक साथ मिलेंगे। हमारा जो आंसर हो जाएगा वह सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 रंगीन बक्से लाल हरा नीला में 108 गेंदें रखी गई हैं। ठीक है, तो बक्से में लाल गेंदे हैं, रेड गेंदे हैं, रेड, और क्या है, हरा है, हरे यानी ग्रीन, और नीले हैं यानी ब्लू। इनकी टोटल गेंदों की संख्या है भैया 108। ठीक है, तो रेड ग्रीन और ब्लू की टोटल संख्या कुल कितनी है, 108 है। नीले बक्से की तुलना में हरे और लाल बक्से नीले बक्से की तुलना में हरे और लाल बक्से में संयुक्त रूप से दुगनी गेंदें हैं। संयुक्त रूप से कितनी है, दुगनी गेंदों की संख्या के बराबर है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो लाल, हरा और लाल है यानी ग्रीन प्लस रेड की टोटल जो संख्या है वह इनके संयुक्त रूप से दुगने गेंदे हैं। ठीक, संयुक्त रूप से दुगने गेंदों के अब कह सकते हैं बराबर है, यानी 2b के बराबर। क्लियर है, यानी अगर इनकी संयुक्त संख्या कर दें तो नीले के दुगने के बराबर है। ठीक है, ये बात हो गई। लाल बक्से की तुलना में नीले बक्से में दुगनी गेंदें हैं। लाल बक्से की तुलना में, तो लाल बक्से मतलब रेड की तुलना में अगर हम बात करें इसके नीले की, ब्लू की। ठीक है, तो तुलना में नीले बक्से में दुगनी गेंदें हैं। नीले बक्से में दुगनी गेंदें तो बराबर कब होंगे, जब हम क्या कर दें, 2r कर दें, तो दोनों की संख्या आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। हमेशा अपोजिट काम करते हैं, आप इतना तो पता ही होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देखो g+r है, यहाँ पे भी देखो g+r है, और यह किसके बराबर है, 2b के बराबर है। तो इसके प्लेस पे हम 2b रख देते हैं, और यहाँ पे भी 2b बराबर 108। तो 3b बराबर हो जाएगा भैया 108। 3 से काट दो, 3 1 9 3, 3 3 9, 3 6 18, यानी b का मान कितना आ गया आपका 36। यानी ब्लू गेंदों की संख्या टोटल कुल कितनी है, 36। पूछा किसका है, हरे गेंदों की संख्या पूछा है। ठीक है, हरे रंग के बक्से में कुल कितनी गेंदें हैं। तो अब यहाँ पर ब्लू अगर 36 है तो यहाँ से आप निकाल लो 2r बराबर b में कितने गेंदे हैं, 36 है, तो यहाँ पे 36 रखो, तो r में कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी 18 गेंदे होंगे। कितने होंगे, 18 गेंदे होंगे। अच्छा, पूछा किसका है, पूछा है हरे वाले की, तो ग्रीन का आप निकाल लो, तो g बराबर क्या हो जाएगा, r उधर जाएगा, यानी 2b - r। b में कुल कितनी गेंदे थे, b में 36 थे, तो 36 गुना ये हो जाएगा 72 माइनस r यानी 18, ये तो हो जाएगा आपका कितना, 54 गेंदे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वह कितनी गेंदे हो जाएगा, 54। एक बार फिर से देख लें, तो ये 36 गुना कितना हो गया, 72 हो गया,
ठीक है। 2R, R का मान कितना आ गया 18, 54, ठीक है 54 गेंदे। तो ग्रीन में ग्रीन गेंदों की संख्या 2B 36 दूना, ये हो गया B का मान 36 था, 36 दूना 72, और R का मान कितना है 18, ठीक है। तो ये हो गया 12 में से 8 गए 4, और यहाँ 6 में से 1 निकल गया 5, ठीक है 54 गेंदे। यहाँ पे ऑप्शन में 54 नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, डी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है? जोड़ लो, गेंदों की संख्या टोटल 108 होनी चाहिए, 54, 36 और 18, ठीक है। तो 72 और 36 अगर जोड़ेंगे, 72 और 36, ठीक है 108। सॉरी गाइस, सर्दी बहुत हो गई है, आप भी अपने स्वास्थ्य का जो है ख्याल रखें। तो यह प्रश्न था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 36 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है। शहर ए से बी तक के दो बस टिकट और शहर ए से सी तक के 3 टिकट की कीमत 77 रुपए है, ठीक है। ए से सी तक में 3 टिकट की कीमत कितनी है, 77 रुपए है। लेकिन शहर ए से बी तक के 3 टिकट और शहर ए से सी तक के 2 टिकट की कीमत 73 रुपए है। तो शहर ए से बी, शहर ए से शहर बी और सी के लिए किराए क्या है, ठीक है। ए से बी के लिए और ए से सी के लिए जो है किराया कितना लगता है, ठीक है। यह जो है पूछा जा रहा है। तो ए से अगर हम बी जाते हैं, ठीक है, तो ए से बी तक के 2 बस टिकट और ए से सी तक में यहाँ पे कितने, 2 टिकट, 2 टिकट और यहाँ पे 3 टिकट, ठीक है। 3 टिकट की कीमत 77 रुपए है, ठीक है। हम मान लेते हैं एक टिकट की कीमत जो है x रुपए है, ठीक है। ए से बी तक जाने में हम मान लेते हैं x रुपए लगता है, और ए से सी तक जाने में हम मान लेते हैं कितना लगता है, y रुपए लगता है, ठीक है। तो 2 टिकट खरीदता है तो यहाँ पे 2x पहले कंडीशन के अनुसार, और यहाँ पे ए से सी अगर खरीदता है तो 3 टिकट खरीदेगा भाई, 3y, एक टिकट का दाम y रुपए, तो 3 टिकट का इतना, और टोटल कुल कितना रुपए है, 77 रुपए है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, फिर कह रहा है कि लेकिन शहर ए से बी तक अगर 3 टिकट लें, फिर कह रहा है 2 टिकट ना लेकर के कितना लें, ए से बी से 3 टिकट लें। अब कह रहा है अगर यहाँ पे हम 3 टिकट ले लें ए से बी तक में, और ए से सी तक में तक के लिए 2 टिकट ले लें। अब यहाँ कह रहा है 2 टिकट अगर हम ले लें ए से सी तक में, ठीक है, तब जो है कुल कितना लगता है, 73 रुपए लगता है। मतलब ये कह सकते हैं कि भैया एक टिकट का दाम x रुपए, तो 3 टिकट का 3x प्लस एक टिकट का दाम y रुपए, तो 2 टिकट का दाम हो 2y बराबर कुल 73, ठीक है। तो बस इस इक्वेशन को केवल आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व हम यहाँ पे ऑप्शन से कर लेंगे, आसानी रहेगा, ठीक है। तो देखो भाई, अगर हम यहाँ पर ये वैल्यू अगर 14, 15, 13, 17 ये सब वैल्यू रखते हैं तो ये नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर हम 17 त्रिक 51 रखें, ठीक है, 17 देखो, जैसे अगर हम मान लो ये रखते हैं तो 17 त्रिक कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 का मान रखें तो यहाँ पे y की जगह 3, तो 13 दूना 26, तो ये जोड़ोगे तो 6, 5, 2, 7 तो हो जाएगा, 6, 1, 7, यानी ये हो जाएगा 77 हो जाएगा, 77 हो जाएगा। मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, इसी का उल्टा होना चाहिए, इसी का उल्टा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा ये बी वाला आंसर हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा भाई। देखो अब रख दो, पहले 13 यानी ये x का मान होगा, ये दूसरा y का मान होगा। तो x के जगह 13 दूना 26 और प्लस 17 त्रिक 51, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 77, 6, 1, 7, 5 और 2, 7, ठीक है। अच्छा, इसमें रखो तो हो जाएगा 13 तिया 39 और प्लस 17 दूना 34, ये हो जाएगा 9 और 4 13 और 3, 3, 6, 1, 7, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको इसको सॉल्व करना नहीं, सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, आप ऑप्शन से जल्दी इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आसान प्रश्न था ये। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति के पास 1 रुपए के नोट,
1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट का मूल्य वर्ग कुल 480 रुपए है। प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या बराबर है उनके पास नोटों की कुल संख्या, उनके पास नोटों की कुल संख्या क्या है। ठीक है, कुल नोटों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा तो यहां पर 1 रुपए का नोट है, 5 रुपए के नोट हैं और 10 रुपए के नोट हैं। नोटों की संख्या 1, 5 और 10 सबकी बराबर है। इसका मतलब अगर हम नोट मान लेते हैं या 1 रुपए का नोट की संख्या यक्स है, ठीक है, और 10 रुपए के भी नोटों की संख्या यक्स है, यानी ये यक्स है। यक्स नोट 1 रुपए के हैं, यक्स नोट 5 रुपए के हैं, यक्स नोट 10 रुपए के हैं। अच्छा, अगर यक्स नोट 1 रुपए के तो यक्स नोटों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, यक्स रुपए हो जाएगा, यानी यक्स इंटू 1 रुपए। अच्छा, अगर जो यक्स नोट जो है 5 रुपए के हैं तो कुल कितना मूल्य हो जाएगा, तो आप कहोगे 5 यक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर यक्स नोट 10 के हैं तो कुल कितना मूल्य हो जाएगा, तो आप कहोगे 10 यक्स हो जाएगा। बराबर कुल कितना है, 480 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 5, 15 और 1 16 यक्स बराबर 480। तो 16 तियां 48, यानी कितना हो जाएगा, यक्स बराबर 30 आ गया। यक्स बराबर कितना आ गया, 30। यक्स नोट, यक्स क्या है, यानी 30 नोट, यहाँ पे ध्यान में रखें 30 नोट 1 रुपए के हैं, 30 ही नोट 5 रुपए के हैं और 30 ही नोट 10 रुपए के। टोटल कुल नोटों की संख्या कितनी हो गई, 90। टोटल कुल नोटों की संख्या कुल कितनी हो गई, 90। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, सिंपल प्रश्न था, इसमें कोई दम नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसी तरह से इस तरह के प्रश्न आपको यूपीएससी में अक्सर मिलेंगे। 20 पैसे 25 पैसे के कुल 324 सिक्के मिला करके 71 रुपए होते हैं। ठीक है, तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हम पूछ रहा है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है, ठीक है, और 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, ठीक है। इनकी टोटल कुल मिलाकर सिक्कों की संख्या कुल कितनी है, 324 है। लेकिन हमको यह नहीं पता है कि 25 पैसे और 20 पैसे, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर हम यक्स मान लें, कुल कितने यक्स सिक्के अगर हम मान लें, इसके यक्स 25 पैसे के सिक्कों की संख्या यक्स है, तो 20 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या भाई, कुल सिक्कों की संख्या कुल कितनी है, 324। तो यक्स आप घटा दोगे तो आप कहोगे 324 माइनस यक्स। अगर हम यक्स यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या घटा दे तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बचेगी। ठीक है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दोनों को अब इसको ऐड कर लो। तो 25 पैसे का मतलब रुपए में अगर बदलोगे तो ये हो जाएगा 0.25 या 25/100 आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 25/100। 25/100, 100 इसलिए भाग दे रहे हैं क्योंकि हमको रुपए में बदलना है। ठीक है, तो 25/100 इसके सिक्कों की संख्या यक्स है, प्लस, ठीक है, 20 पैसे का मतलब 20/100 सिक्कों की संख्या 324 माइनस यक्स बराबर, ठीक है, बराबर कुल कितने रुपए हैं, 71 रुपए। तो बराबर कुल 71 रुपए के बराबर कर दो। तो ये हो गया आपका 25 यक्स, प्लस ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 324, ये घट जाएगा तो माइनस 20 यक्स हो जाएगा। 100 एलसीएम हो जाएगा, 100 चला जाएगा आपका उधर, तो ये हो जाएगा 71 इंटू 100। ठीक है, 25 में से 20 घट गया तो ये 5 यक्स हो गया। 71 100 में से ये घट गया तो ये हो गया 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। ठीक है, अब इसको आप घटा लो, ये हो जाएगा 0, 2 हो जाएगा 3 में, ठीक है, 3 11 में से 4 निकल गया, यहाँ पे 7 और यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है, तो ये हो गया। और बटे में क्या हो जाएगा 5, ये यक्स का मान हो जाएगा। 7 से भाग दे लो भैया, 5 से भाग दे लो तो 5 1 का 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 144 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो और सभी लोग बड़े मेहनत से तैयारी करिए और सभी को जो रीजनिंग का यह क्लास चल रहा है, ठीक है, इसको आप बिल्कुल पूरा अंत तक वीडियो जरूर देखा करें। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।